अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांज काफ्का की एक शॉर्ट स्टोरी ए ड्रीम, उसके कैरेक्टर्स, उसकी समरी, उसके थीम्स और उसके एनालिसिस। सबसे पहले हम राइटर का बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा, किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले उस राइटर का बैकग्राउंड पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि राइटर की जो लाइफ होती है वो किसी ना किसी तरह उसके वर्क्स में शो हो रही होती है। जो राइटर ने ज़िंदगी जी होती है वो किसी ना किसी तरह उसके वर्क्स को अफेक्ट कर रही होती है। इसलिए हम कोई भी स्टोरी, पोएम, नावल पढ़ने से पहले हमेशा उसके राइटर का बैकग्राउंड देखते हैं ताकि हमें उस स्टोरी की अच्छी से समझ आ जाए। और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए भी राइटर का बैकग्राउंड लिखना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उसके तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और वो चीज़ें जो उसकी स्टोरी को अफेक्ट कर रही हों वो चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है। फ्रांज काफ्का पैदा हुए थे 3 जुलाई 1883 में और इनकी डेथ हुई थी 3 जून 1924 में। और ये एक जर्मन स्पीकिंग बोहेमियन राइटर थे और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और 20th सेंचुरी के एक मेजर फिगर थे। मतलब इनकी जो स्टोरी है ना उसमें एक थीम्स थे जो वो सारे के सारे आइसोलेशन, अब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, यही चीज़ें थी जो 20th सेंचुरी के थीम्स है, वही इनके वर्क्स के थीम थे। अच्छा, इनके इंपॉर्टेंट जो वर्क थे ना, मेटामॉर्फोसिस जो 1916 में पब्लिश हुआ था, द ट्रायल जो 1925 में पब्लिश हुआ था, द कैसल जो 1926 में पब्लिश हुआ था। कि अपने रियल फादर के साथ बिल्कुल नहीं लगती थी, उनके अपने फादर के साथ क्लैशेस चलते रहे, उनकी पूरी लाइफ में अपने फादर के साथ क्लैशेस चलते रहे। तो ये एक राइटर बनना चाहते थे लेकिन उनके फादर नहीं चाहते थे कि एक राइटर बने। तो इसी वजह से फ्रांज काफ्का अपनी राइटिंग में वो सारा काम नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। मरने से पहले इन्होंने मैक्स ब्रॉड को बोला था, डियरेस्ट मैक्स, माई लास्ट रिक्वेस्ट, एवरीथिंग आई लीव बिहाइंड मी इन द वे ऑफ डायरीज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, लेटर्स, स्केचेस एंड सो ऑन टू बी बर्न्ड अनरीड। लेकिन मैक्स ब्रॉड ने क्या किया था कि इसकी डेथ के बाद, काफ्का की डेथ के बाद, सारे उसके जो वर्क थे ना जो उसको मिले थे उसको पब्लिश करवा दिया था। उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी इसके वर्क को सेट करने में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही रैंडम सा लिखा हुआ था कि कुछ दरमियान में, डायरी के दरमियान में लिखा हुआ है कुछ वर्क, कुछ आगे कुछ पीछे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी उसको सेट करने में। लेकिन उन्होंने जो वर्क उनको मिले थे उसको पब्लिश करवा दिया था और ये अपनी डेथ के बाद ही फेमस हुए थे। फ्रांज काफ्का को जो रियल फेम मिला था वो उनकी डेथ के बाद ही मिला था। उनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और उनकी डेथ के बाद ही उनकी एक टेक्निक, कैफ्कास टेक्निक, बहुत फेमस हो गई थी। इनके वर्क्स में जो टेक्निक देखी गई थी उसका नाम तो इन्होंने खुद नहीं था रखा, लोगों ने बाद में उनके नाम से कैफ्कास टेक्निक नाम रख दिया था। कैफ्कास टेक्निक क्या है? असल में जो काफ्का के वर्क्स थे ना उसमें काफ़ी इलॉजिकल सिनेरियोज होते थे। मतलब उसके वर्क्स में कहीं पे भी कुछ भी हो जाता था। फॉर एग्जांपल उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द ट्रायल, उसमें क्या होता है कि वो एक मेन कैरेक्टर होता है जो वो रात को सही सोता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसको एक ट्रायल में ले जाते हैं और एट दी एंड उसको पनिशमेंट मिल जाती है और पूरी स्टोरी में उसको यही नहीं पता होता कि उसने किया क्या है। तो रियल लाइफ में भी हमारे ऐसे ही होता है, लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है और हमें पता नहीं होता। और यही चीज़ हमें काफ्का के वर्क्स में नज़र आती है। वो उन्होंने अब्सर्डिटी ऑफ मॉडर्न एज शो की हुई है, मतलब कि टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ आल्सो मीनिंगलेस। तीसरी चीज़ उन्होंने जो कही हुई है कि मैन वर्क्स हार्ड फॉर रिलेशंस, कि इंसान को अपने रिश्ते बचाने के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा होता है छोटा, उसको माँ बाप बड़ा प्यार करते हैं, छोटे होते से बहुत उसके नखरे उठाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कोई काम नहीं करता तो उन्हीं वालिदैन का जो बिहेवियर है उसके साथ बदल जाता है। वो कभी भी उसको उस तरह प्यार नहीं करते जिस तरह एक काम करने वाले बच्चे को करते हैं। तो इसलिए काफ्का को लगता था कि रिलेशन बचाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, अगर हम काम नहीं करते तो कोई भी रिलेशन हमारे साथ नहीं चलता। अकॉर्डिंग टू काफ्का, मैन एक्चुअली नोज नथिंग अबाउट लाइफ। इसकी एक और एग्जांपल ये भी है कि इलॉजिकल सिनेरियो की, कि वो इनका जो हमने नावल जो शॉर्ट स्टोरी अभी हमने पढ़नी है ए ड्रीम, उसमें भी क्या होता है कि पहले एक ब्यूटीफुल सा सीन होता है तो फिर अचानक से क्या होता है कि मैन जो है ना, मेन कैरेक्टर जोसेफ के, वो ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है। शॉर्ट स्टोरी ए ड्रीम पब्लिश हुई थी 1916 में और इसके कैरेक्टर्स हैं जो वो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं और 2 मैन है वो माइनर कैरेक्टर हैं। जोसेफ के जो है इसका मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर सारी स्टोरी बेस कर रही है और जोसेफ के ही ड्रीम कर रहा था जिसकी स्टोरी एक नरेटर नरेट कर रहा है। और आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट इस स्टोरी में आर्टिस्ट जो है ना वो रूह को कहा गया है। आर्टिस्ट जो है वो इसकी जोसेफ के का नाम स्टोन पे लिखता है, उसकी कब्र की खुदाई के बाद उसका नाम स्टोन पे लिखता है और उसको जब वो नाम कंप्लीट कर लेता है तो जोसेफ के
कब्र में उतर जाता है। और जोसेफ के बॉडी को बोला गया है और आर्टिस्ट उसके सोल को बोला गया है, और इन दोनों के दरमियान जो है ना उसमें क्वेश्चंस होते हैं, एम्बैरेसमेंट जो है वो इन दोनों के दरमियान होती है, जिसको मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, इसकी समरी की बात करते हैं, फिर बाद में इसका थोड़ा सा एनालिसिस देख लेंगे। जोसेफ के वाज ड्रीमिंग, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। और ये चीज़ क्या शो कर रही है कि जोसेफ के मतलब इसका मेन कैरेक्टर है जो वो खुद नहीं स्टोरी बोल रहा, बल्कि एक थर्ड पर्सन नरेट कर रहा है स्टोरी को। इसका नरेटर जो है वो मेन कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा दिन था और जोसेफ के जो थे वो सैर को जाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि अभी वो 2 कदम ही वह मुश्किल चले थे कि वो कब्रिस्तान में पहुंच गए। और वहाँ वहाँ पहुंचने तक उन्होंने जो रास्ते देखे थे ना, जिन रास्तों से वो गुजरे थे, वो बहुत ही मसनूई से रास्ते से, अजीब से रास्ते थे। और फिर क्या हुआ कि वो ना एक कब्र की डेरी को देखते हैं, कब्र को देखते हैं, जो कब्र की खुदाई हो रही है उसको देखते हैं, ठीक है। और वहाँ पे उनको ना 2 झंडियाँ फील होती हैं कि कोई दो झंडियाँ जो अब ऐसे हवा में लहरा रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो है ना कब्र वो उनके आहिस्ता आहिस्ता ना उनके पास आना शुरू हो जाती है, जैसे ड्रीम्स में होता है कि हम एक दफ़ा कहीं खड़े होते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हम कहीं और होते हैं। तो इसी तरह उसी ड्रीम में क्या होता है कि जो कब्र होती है ना जोसेफ के पास आ रही होती है, और वो इतनी पास पहुंच जाती है कि जोसेफ के जो होता है ना उससे जान छुड़ाने के लिए ना ग्रास के ऊपर छलांग लगा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो अपना बैलेंस खो देते हैं और घुटनों के बल नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद जो है ना वहाँ पे कब्र के पीछे 2 आदमी खड़े होते हैं जिन्होंने हाथ में स्टोन्स पकड़े होते हैं, और वो स्टोन्स जोर से नीचे मारते हैं। तो एक थर्ड पर्सन अपीयर होता है जिसका नाम होता है आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट को देख के जोसेफ के फौरन से पहचान जाते हैं, मतलब उनका आपस में रिलेशन था इसलिए वो उसको फौरन से पहचान जाते हैं। जो आर्टिस्ट है उसने ट्राउजर पहना हुआ है, एक मिस बटन शर्ट पहनी हुई है, एक कैप पहनी हुई है, एक ऑर्डिनरी सी पेंसिल पकड़ी हुई है, जिसके साथ वो हवा में लिख रहे हैं। जो पत्थर थे हवा में उसके ऊपर आर्टिस्ट लिखना शुरू करते हैं। तो पत्थर पे लिखने के लिए नीचे भी नहीं झुकना पड़ता, मतलब पत्थर जो है वो जमीन पे नहीं है, ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, और आर्टिस्ट जो है ना उन पत्थर पे लिख रहा है। आर्टिस्ट उन पत्थर पे लिखता है एयर लाइज, ये आराम का, और हर लफ्ज बहुत ही खूबसूरत और साफ लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे गहराई से लिखा गया और गोल्डन, प्योर गोल्डन लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लिखा गया था। और ये लिखने के बाद उसने ये 2 लफ्ज लिखने के बाद उसने जोसेफ के की तरफ देखा। तो जोसेफ के जो है ना उस तहरीर को बहुत गौर से पढ़ रहे होते हैं कि वो आर्टिस्ट लिखते हुए रुक जाता है, उसकी तरफ देखते, जोसेफ के की तरफ देखते हैं, लेकिन जोसेफ के उस तहरीर में इतना खोए होते हैं कि वो आर्टिस्ट की तरफ देखते ही नहीं है। तो आर्टिस्ट जो है वो दोबारा से लिखने की कोशिश करता है लेकिन वो लिख नहीं पाता। तो फिर जोसेफ के और आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ देखते हैं दोनों, लेकिन उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। वो दोनों ऐसे जैसे लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके नज़रों में, उनकी बेचारगी की नजरें होती हैं जिसके साथ वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ऐसे जैसे उन्होंने कुछ गलत किया हुआ, दोनों ने कुछ गलत किया। फिर वहाँ पे क्या होता है कि एक घंटी बजती है और आर्टिस्ट जो है ना हाथ हिलाता है तो वो घंटी बंद हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद घंटी बजती है और वो खुद ही बंद हो जाती है। आर्टिस्ट फिर जोर जोर से रोने लगता है, तब तक रोता है जब तक जोसेफ के जो है ना वो मुतमईन नहीं हो जाता उसको देख के, वो तब तक रोता रहता है। फिर आर्टिस्ट को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से से पत्थर पकड़ के ज़मीन के ऊपर जो कब्र की डेरी थी उसके ऊपर मारता है, और वो जो उसकी मिट्टी होती है ना वो हवा में फैल जाती है। फिर जो है जोसेफ के समझ जाता है कि आर्टिस्ट क्यों ऐसे देख रहा है, मतलब उसकी आंखों के क्वेश्चन जो है ना वो जोसेफ के को समझ आ जाते हैं। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता होता है लेकिन टाइम ख़त्म हो गया होता है, वो उससे माफ़ी नहीं मांग सकता। तो उसके बाद आर्टिस्ट क्या करता है, उसकी कब्र की खुदाई, उसका जो नाम होता है ना वो कंप्लीट कर देता है, मतलब के और जे जो है ना वो कंप्लीट कर देता है। तो कब्र की मतलब उसके स्टोन के ऊपर नाम भी लिखा जा चुका है, अब कब्र की खुदाई भी हो चुकी है। तो उसके बाद जोसेफ के क्या होता है, कब्र के नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो कब्र के नीचे उतरता जाता है और साथ ही जोसेफ के की आंख खुल जाती है, और यहाँ पे हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। अच्छा, इसके एनालिसिस की बात करते हैं। इसको अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ को शो कर रहा है ये। जोसेफ के वाज ड्रीमिंग, मतलब ड्रीम के अंदर जो है ना लाइफ को बयान किया गया, हमारी रियल लाइफ को बयान किया गया है कि हम जब पैदा होती है तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत होती है, सब कुछ एक बहुत बहुत प्यारा सा लग रहा होता है, और सारे बहुत खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं, तब हमें ज़िंदगी बड़ी सुहानी लग रही होती है। लेकिन क्या होता है कि ज़िंदगी से मौत तक का थोड़ा सा वक्फा होता है और हम जल्दी से मौत तक भी पहुँच जाते हैं, और इनमें जो रास्ते होते हैं वो हमने खुद डिसाइड नहीं किए होते। सारे के सारे रास्ते, हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है, और हम अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं करते और कब्र में पहुंच जाते हैं। इवन हमारे पास ये भी राइट नहीं होता कि हम मरना चाहते हैं कि नहीं मरना चाहते, ये वाला राइट भी नहीं होता। हमारी पूरी लाइफ में हमारे पास कोई राइट नहीं होता, मतलब कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो थ्योरी है, मैन इज़ फ्री बट चेंड एवरीवेयर, मतलब इंसान जो है ना वो फ्री है
कहने को फ्री है, लेकिन इंसान जो है ना हर जगह पे ना उसको बांधा गया हुआ है, चेन से बंधा हुआ है इंसान, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आर्टिस्ट और इसका ताल्लुक है आपस में जोसेफ के का, वो ये है कि आर्टिस्ट जो है ना वो एक रूह है और जोसेफ के जो है ना वो एक बॉडी है। और आर्टिस्ट और जोसेफ के मतलब रूह और बॉडी जो है ना वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब एक दूसरे को क्वेश्चंस वाली नज़रों से जो देख रहे होते हैं। आर्टिस्ट उसकी तरफ देख रहा होता है कि सारी ज़िंदगी इसने गलत काम किया और अब मुझे इसको फेस करना पड़ेगा। और जोसेफ के जो है वो उसकी तरफ एम्बेरसमेंट की नज़रों से देख रहे होते हैं। जब आर्टिस्ट को गुस्सा आ जाता है, वो पत्थर फेंकते हैं, तो जोसेफ के को समझ आ जाती है कि आर्टिस्ट को इस बात का गुस्सा है कि अब मेरे किए हुए की सज़ा इसको मिलनी है। लेकिन जोसेफ के सॉरी करना चाहता है, मतलब जब हम मरने वाले होते हैं, हमें पता हो कि हमारी मौत सामने है, तो हम भी सॉरी करना चाहते होते हैं, हम भी तौबा करना चाहते होते हैं, लेकिन तब वक्त गुजर गया होता है। और यही सीन जोसेफ के एक और आर्टिस्ट का है, वो सॉरी करना चाहता है, वो अपने गुनाहों की, अपने गलत कामों की माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है और अब उसकी कब्र रेडी हो चुकी है और अब उसने कब्र में उतरना है। फ्रांज काफ्का ने ये वाली स्टोरी बहुत मज़े की लिखी और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टोरी है। उन्होंने लाइफ की रियलिटी को कितने अच्छे तरीके से इसमें बयान किया है कि लाइफ का एक छोटा सा सफ़र होता है जिसमें हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, और एट द एंड जो है हम ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं। अगर इसके थीम्स की बात करें तो वो भी यही है कि मैन इज़ मॉर्टल। मैन जो है वो समझता है कि मैं जो हूँ मरूंगा नहीं, उसको याद भी नहीं होता, अपनी जवानी में भी याद नहीं होता, उसको बचपन में भी नहीं पता होता कि मैंने मरना है, लेकिन वो एक दिन मर जाता है। कभी भी जो इंसान होता है वो हमेशा जिंदा नहीं रहता, जो इस दुनिया में आता है उसको वापस जाना होता है। दूसरा थीम इसका बनता है नथिंगनेस का, मतलब कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ आल्सो मीनिंगलेस। हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते, और एट द एंड हमने मर जाना होता है। अब्सर्डिज्म का थीम आता है इसमें, और मैन हैज़ नो पावर, ये थीम सेम ही है कि इंसान के पास कोई पावर नहीं है। और ड्रीम का थीम आता है यहाँ पे, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमें रियलिटी बता रहे होते हैं, हमारे रियल लाइफ के जो ड्रीम्स होते हैं वो हमें रियलिटी बता रहे होते हैं। और इसी तरह जोसेफ के ने इसको एक ड्रीम को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है इसमें। होप सो कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल।